नमस्कार साथियों, जय बीएससी एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी हमारा जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉपिक चल रहा है, जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन या रूरल डेवलपमेंट की कोई भी सेशन जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है वो सारा चीज़ों को कवर किया जा रहा है। एकदम अंतिम टॉपिक है, कुछ गिने हुए जो बचे हुए टॉपिक है उसको हम कवर कर रहे हैं क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है। और एग्रीकल्चर्स क्या है, अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर क्या है कि लगभग इंडिया के हर एक एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से है। ठीक है, इससे संबंधित योजना हो गया, इससे संबंधित डेट हो गया, इससे संबंधित संस्था हो गया, सारा चीज़ों को पूछा जा सकता है। हमने लगभग 9-10 वीडियो बनाए हुए हैं। ठीक है, अभी हमारा जो 11 सीरीज लेके आ रहे हैं, आज का जो टॉपिक रहेगा वो होगा कृषि से संबंधित मुख्य दिवस पे। ये एग्रीकल्चर के रिलेटेड दिवस होगा, जो हमारे जो कृषि संस्थान है या कृषि के शब्दावली जो है उससे संबंधित हमारा क्या है, कृषि से संबंधित है ये। ठीक है, कृषि से संबंधित उससे संबंधित महत्वपूर्ण डेट लेके आए हैं। देखिए क्या होगा कि कई सारे बच्चे डेट को पढ़ते हैं, डेट में फोकस क्या करते हैं कि उसके मंथली को और उसके फैक्ट को देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर उसके पीछे कारण को आप लोग जान लेंगे कि इसको क्यों मनाया गया है तो हमेशा के लिए क्या होता है, दिमाग में बैठ जाता है। जैसे एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि 10 दिसंबर को हम विश्व मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं भाई, उसी दिन क्यों मनाते हैं? क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मानवाधिकार जो UNHCR था उसके लिए पर्टिकुलर क्या किया गया, स्थापना किया गया कि हाँ मानव जो संरक्षण है, ठीक है, मानवाधिकार के लिए पर्टिकुलर आयोग बना गया इंटरनेशनली रूप से, और एक क्या निकाला गया, घोषणा पत्र निकाला गया, वो उसी दिन निकाला गया था, इसी वजह से मनाया जा रहा है। ठीक है, तो कोई भी चीज होता है, जैसे कि शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं, अब शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं, लेकिन 5 सितंबर के पहले आपको क्या करना है, उसके कारण को जानने की कोशिश करना है कि इस दिन हमारे क्या थे कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था, जो कि प्रमुख शिक्षक थे, इसी वजह से मनाया जा रहा है। कोई भी डेट बनेगा तो किसी न किसी कारण से बनता है। ठीक है, तो आप कभी भी जब पढ़ेंगे भविष्य में कोई भी जीएस का टॉपिक हो, आप ऐसे कोशिश करेंगे कि डेट होगा, उसका टॉपिक होगा, और उसके साथ ही साथ आपको उसके रीजंस पे जाना है कि किस रीजन से मनाया जाता है, तब जाके आप क्या करेंगे, अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड। कुछ महीनों को हमें क्या करेंगे, थोड़ा सा याद कराने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग चालू कर रहे हैं मार्च से। मार्च में मनाते हैं 21 मार्च को मनाते हैं विश्व वानिकी दिवस। क्या मनाते हैं, विश्व वानिकी दिवस। ठीक है, देखिए जुलाई में 2 है, ओके, अक्टूबर में आपका 3 है, नवंबर में 2 है, और बाकी ये 3 दिसंबर में। तो सबसे पहले डेट को फोकस करें, उसके बाद इसको पढ़ेंगे। देखिए 21 मार्च होगा, 21 मार्च के बाद होगा आपका अप्रैल का अंतिम शनिवार हो जाएगा, अप्रैल का अंतिम शनिवार हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जून होगा, तो 21 मार्च, अप्रैल और जून हो गया। अब जुलाई में देखिए 10-16, क्या बोलेंगे, 10-16 जुलाई। इसके बाद आता है 2 सितंबर, 10-16 2 सितंबर। अक्टूबर में दूसरा शुक्रवार, फिर 15 अक्टूबर, फिर 16 अक्टूबर, 15 अक्टूबर 16 अक्टूबर। फिर देखिए 21 नवंबर 26 नवंबर, 21 नवंबर 26 नवंबर, फिर 3-5 23 से 29, 3-5 23 से 29 दिसंबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 21 मार्च को हम मनाते हैं विश्व वानिकी दिवस। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को क्या मनाएंगे, विश्व वानिकी दिवस। अप्रैल का अंतिम शनिवार है, अप्रैल का अंतिम शनिवार है, तो अंतिम शनिवार को क्या करेंगे, पशु की चिकित्सा। क्या करेंगे, विश्व पशु चिकित्सा दिवस, पशु की चिकित्सा करेंगे। ठीक है, कब करेंगे, ये अप्रैल के अंतिम शनिवार को। तो शनिवार किसका रहेगा, पशु चिकित्सा का रहेगा। उसके बाद आता है जून महीने में हम लोग मनाएंगे दूध दिवस। ठीक है, 2 शब्द का दूध है और 2 शब्द का जून है, तो विश्व दूध डे मतलब वर्ल्ड मिल्क डे। ठीक है, वर्ल्ड मिल्क डे, वर्ल्ड मिल्क डे। ठीक है, वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाते हैं हम लोग, तो ये मनाते हैं जून में। जून में क्या मिलेगा, मिल्क मिलेगा, ऐसे याद कर लो। ठीक है, जुलाई में आता है कौन सी जुलाई, 10 जुलाई। 10 जुलाई को मनाएंगे मत्स्य पालक दिवस। देखिए पशु क्या देगा, दूध देगा। ठीक है, पशु देगा, दूध देगा, उसके साथ एग्रीकल्चर में क्या आता है, मत्स्य आता है, तो मत्स्य के पालने वाले के लिए मनाते हैं मत्स्य पालक दिवस। ठीक है, कब, 10 जुलाई को, क्योंकि जुलाई में क्या मिलता है, मछली मिलता है। ठीक है, नदी वदी भर जाते हैं, तो ऐसे याद कर लो। 16 जुलाई को क्या मनाते हैं, आईसीआर की स्थापना दिवस मनाते हैं। 16 जुलाई को क्या मनाते हैं, आईसीआर क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, याद रखेंगे। देखिए ठीक है, इंटरनेशनल, ये इंडियन हो जाएगा, काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, इसकी स्थापना दिवस हुआ था, उसको मनाते हैं। बाकी डिटेल अभी बाद में बताऊंगा, पहले ऐसे बता देता हूँ। ठीक है, 2 सितंबर को मनाते हैं नारियल दिवस, नारियल। ठीक है, सितंबर में क्या मनाएंगे, नारियल दिवस मनाएंगे 2 सितंबर को, 2 नारियल सितंबर में। ठीक, अब आता है अक्टूबर माह का दूसरा शुक्रवार को हम लोग मनाएंगे विश्व अंडा दिवस।
ठीक है, कब खाएंगे? तो अक्टूबर में खाएंगे, दूसरा शुक्रवार, क्योंकि दूसरा शुक्रवार शुरू के जो अक्टूबर होते हैं वो क्या चलता है? पितर पक्ष चलता है, उसके बाद नवरात्रि चालू हो जाता है, तो नवरात्रि पहले क्या खा लेंगे? अंडा खा लेंगे, ऐसे याद कर सकते हो आप। ठीक है, तो अक्टूबर माह का दूसरा शुक्रवार विश्व अंडा दिवस। ठीक, अब आता है 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को हम लोग मनाएंगे महिला किसान दिवस। तो 15 अक्टूबर को क्या मना रहे हैं? महिला किसान दिवस। ठीक है, 15 अक्टूबर महिला किसान दिवस। इसके बाद आता है 16 अक्टूबर, जस्ट एक दिन बाद, तो महिला किसान दिवस। महिला किसान है, उसके बाद क्या बनाएगी? खाना बनाएगी। तो महिला किसान है, वो क्या बनाएगी? खाना बनाएगी। तो महिला किसान प्लस खाद्य दिवस याद रखेंगे, कब? 16 अक्टूबर को। ठीक है, अब आता है 21 नवंबर को हम लोग मनाएंगे मत्स्यिकी दिवस। कब? वर्ल्ड फिशनरी डे। ठीक है, वर्ल्ड फिशनरी डे, मत्स्य दिवस, ये राष्ट्रीय है। मत्स्य पालक दिवस कब है? 10 जुलाई को है। ठीक है, 10 जुलाई की जोड़ी आप किसके साथ बनाएंगे? आप बनाएंगे 21 नवंबर के साथ। 21 नवंबर को मनाते हैं विश्व मत्स्यिकी दिवस। ठीक है, अब आता है नवंबर में 26 नवंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय दूध दिवस। ये राष्ट्रीय दूध दिवस है ना, याद रखेंगे, राष्ट्रीय दूध दिवस, क्योंकि डॉक्टर वर्गीस कुरियन के इस दिन जन्म हुआ था, अभी बताऊंगा मैं। ठीक है, 26 नवंबर को भारत में क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है। इससे ऐसे याद करेंगे, संविधान दिवस के दिन डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी का जन्म हुआ, इसलिए राष्ट्रीय दूध दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा 3 दिसंबर। 3 दिसंबर को कृषि शिक्षा दिवस मनाते हैं। ठीक है, दिसंबर में आएगा तो क्या करेंगे? कृषि को पढ़ाना जाएगा, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म हुआ था, अभी देखेंगे। ठीक है, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस और 23 से 29 दिसंबर को जय जवान जय किसान सप्ताह। जय जवान जय किसान सप्ताह। ठीक है, चलिए एक बार रिवाइज करते फटाफट। मार्च आ जाता है, मार्च में हम लोग मनाएंगे विश्व वानिकी दिवस। अप्रैल के अंतिम शनिवार जो रहेगा, अप्रैल के अंतिम शनिवार में पशु चिकित्सा, पशु से क्या निकलेगा? दूध, दूध दिवस जून में आएगा। जून से बाद क्या आ जाएगा आपका? मत्स्य, 10 जुलाई को। 16 जुलाई को हम लोग क्या मनाएंगे? ICAR की स्थापना दिवस। फिर आ जाएगा जुलाई के बाद अक्टूबर, अगस्त में कुछ नहीं, सितंबर। तो सितंबर में क्या होगा? नारियल दिवस होगा, सितंबर में नारियल दिवस। अक्टूबर के दूसरे शनिवार को क्या बताया था कि पितरपाक का अंतिम दिन अंडा खाना है। उसके बाद कृषि महिला होगा। ठीक है, महिला कृषि, उसके बाद क्या करेगी? वो खाना बनाएगी, तो खाद्य दिवस हो जाएगा 15-16 अक्टूबर। नवंबर में मत्स्यिकी दिवस मनाएंगे, फिर मछली खाएंगे वो लोग, क्योंकि नवरात्रि खत्म हो गया। उसके बाद आ जाएगा आपका 26 नवंबर को दूध दिवस मिलेगा। ठीक है, कृषि शिक्षा दिवस हो जाएगा आपका 3 दिसंबर। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस और जय जवान जय किसान सप्ताह कब मनाएंगे? 23 से 29 दिसंबर को। ठीक है, अब हम देखते हैं, चलो ये टॉपिक तो याद कर लेंगे, लेकिन क्यों मनाया जाता है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट पूछा जाएगा। ठीक है, तो कई बार के उपलब्धियों को बताना पड़ जाता है, समझना। विश्व वानिकी दिवस जो मनाया जाता है, यूरोपीय कृषि संगठन है, यूरोपीय कृषि संगठन के द्वारा 23वीं नंबर का बैठक हुआ था 1971 पे, और उसी दिन हमने बात किया कि पेड़ों और जंगलों को बचाने के लिए क्या किया जाएगा? प्रयास किया जाएगा। तो यूरोपीय कृषि संगठन क्या होता है, समझेंगे बात को। एक्चुअली क्या होता है? यूरोपीय यूनियन बोलते हैं ना, EU करके, यूरोपीय यूनियन। EU जो है लगभग 30 देशों के या 29 देशों का क्या है? सम्मेलन है। ठीक है, EU। अब ये क्या है कि जैसे कि अभी क्या हुआ था, ब्रिटेन बीच में बाहर हुआ था, इस वजह से चर्चित मुद्दा में था। तो यूरोप के सारे देशों का क्या करता है? एक ही करेंसी चलता है, जिसे हम बोलते हैं यूरो। और यूरो में क्या है? ऐसी ही ना, जैसे कि क्या होता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अपने आप में सारे देशों को लेकर चलता है, 162, 192 ऐसे 191 देशों को, वैसे यूरोपीय यूनियन क्या करता है? सारे यूरोप के देशों को लेकर चलता था। ठीक है, तो ब्रिटेन है, कुछ देश बाहर हो रहे हैं हालांकि, लेकिन अभी भी बहुत सारे देश इसके मेंबर हैं। तो उसी के अलग अलग संगठन होते हैं। कोयला संगठन सबसे पहले शुरुआत हुआ था, बाद में फिर कृषि संगठन से लेकर सब चीज चालू हुआ। तो यूरोपीय कृषि संगठन की 23वीं बैठक हुआ कब? 1971 पे। तो पेड़ व जंगलों को बचाने के लिए इसको पहला बार हुआ था। ठीक है, और इस दिन हमने मनाया था क्या? विश्व वानिकी दिवस। ठीक है, अब आता है अप्रैल का अंतिम शनिवार, विश्व पशु चिकित्सा दिवस। ठीक है, ये एक्चुअली वैश्विक पशु समुदाय के द्वारा मनाया गया था कि पशुओं पे भी हमें क्या करना है? फोकस करना है। तो 29 अप्रैल को पशुओं पे फोकस किया जाएगा इस साल। इस साल कब है? शनिवार है, 29 अप्रैल को है। ठीक है, ओके। अब आता है हमारा 1 जून को। 1 जून को क्या मना रहा है? विश्व दूध दिवस, वर्ल्ड मिल्क डे। तो ये कौन मनाया था? 2001 से शुरुआत हुआ है FAO के द्वारा। FAO क्या होता है भाई? खाद्य एवं कृषि संगठन। खाद्य एवं कृषि संगठन को मैंने यहाँ पे फिर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 16 अक्टूबर 1945 को विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं इसके स्टेब्लिश पे। ये क्या करता है FAO?
टोटल मिला के इसमें 191 देश होते हैं जो विश्व की खाद्य अवस्था पे, बीजों के उपचारण पे, कृषि संगठन पे, सब चीज में क्या करता है, काम करता है वो, कि लोगों में क्या हो, विश्व में भूखमरी कम हो। भूखमरी कम होने के लिए क्या चाहिए, एग्रीकल्चर अच्छा से प्रोडक्टिविटी होना चाहिए, उसके लिए बीज हो गया, उर्वरक हो गया, ठीक है, ये सारा चीज़ों पे काम किया जाता है, स्वास्थ्य पे काम किया जाता है, कृषि पे काम किया जाता है, ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है FAO फाओ, ठीक है। तो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल तो याद रखना है कि हमारा विश्व दूध दिवस कौन मनवा रहा है, FAO के द्वारा मनाया गया था, ठीक है। अब आता है 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य पालक दिवस। मत्स्य का क्या करना है, पालना है, तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के एक्चुअली क्या है, एग्रीकल्चर में आता है कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, उसी के एक और मंत्रालय है जिसे मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय आता है। इसी के मत्स्य विभाग पे 3 है ना, देख, मछली पालन होगा, पशुपालन होगा और डेयरी होगा। इन तीनों में से एक विभाग जो है मछली विभाग, इसी में से 2 बंदे थे, डॉक्टर KH अली कुन्ही, क्या नाम है, डॉक्टर KH अली कुन्ही, ठीक है, और एक का नाम है डॉक्टर LH चौधरी। पूरा इंपॉर्टेंट जरूरी नहीं है, थोड़ा सा एक बार पढ़ ले रहा हूँ, कभी दिमाग में रहेगा तो, कि अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य पालक दिवस क्यों मना रहा है, क्योंकि मछली पालन के क्षेत्र में अच्छा काम किया था 1957 से लेके, ठीक है, अली कुन्ही एंड चौधरी जी, ओके, ठीक। अब आता है 16 जुलाई को ICAR की स्थापना हुआ था, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, लिख लीजिए इसको, ठीक है। पहले इसको रॉयल कमीशन की सिफारिश पे, ठीक है, रॉयल कमीशन की सिफारिश हुआ, और पहले क्या था, ये इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च था, क्योंकि ये 16 जुलाई 1929 को बनाया हुआ, तो इसको माना जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर संगठन है। किसका, एशिया का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर संगठन है, ठीक है। सारे कॉलेज इसी के अधीन आते थे जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उस समय, और जितना रिसर्च अनुसंधान हो रहा है सब इसी के अधीन होता था। तो ICAR के द्वारा क्या होता है, अगर हम लोग बात करें तो ICAR क्या करता है भारत में, इसको पढ़ा चुका हूँ हालांकि मैं बीच में एग्रीकल्चर में, कि इसी के द्वारा ही क्या होता है, भारत में एग्रीकल्चर का एग्जाम होता है, जैसे कि AIPAT बोलते हैं, ऑल इंडिया प्री एग्रीकल्चर टेस्ट होता है, जिसके आधार पे आप क्या करेंगे, आप हॉर्टिकल्चर का कोर्स करेंगे, एग्रीकल्चर का कोर्स करेंगे। इसके साथ साथ हमारी जो संकर प्रजाति आ रही है, ये सारा ICAR ही डिसाइड करता है। छत्तीसगढ़ में भी इंदिरा कला कृषि विश्वविद्यालय है, ठीक है, और उस विश्वविद्यालय में भी बहुत अच्छे रिसर्च हो रहे हैं, उसी का एक ब्रांच, ICAR का एक ब्रांच भी वहाँ पे खुला हुआ है, ठीक है। तो आपको याद रखना है क्या, ICAR को क्या, 16 जुलाई 1929 का मेंस का सिलेबस में तो है ही, PSC मेंस अगर पढ़ेंगे या एग्रीकल्चर, और इसमें भी ADO में डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है। 2 सितंबर को देखिए तो विश्व नारियल दिवस मनाते हैं, 2009 से मनाया जा रहा है। क्यों मनाया जा रहा है आपको बता दूं, इंटरनेशनल कोकोनट कम्युनिटी ICC, ठीक है, इसको आप इंडियन क्रिकेट क्लब नहीं समझना है, क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल क्लब नहीं है, ये क्या है, इंटरनेशनल कोकोनट कम्युनिटी है, नारियल समुदाय है, इनकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी, 2 सितंबर 2009 को। इसी वजह से विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नारियल से आपको याद रखना है, नारियल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो आपको याद रखना है कासरगोड, कहाँ पे, कासरगोड कहाँ पर है, केरल पे है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी स्थापना की, मतलब नारियल अनुसंधान केंद्र है कासरगोड, कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे नारियल अनुसंधान केंद्र, नारियल अनुसंधान केंद्र, ठीक है, नारियल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, कासरगोड, केरल पे है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अक्टूबर माह के दूसरे शुक्रवार को देखते हैं, यह है विश्व अंडा दिवस। क्या है, विश्व अंडा दिवस। विश्व अंडा दिवस कब से मनाया जा रहा है, 1996 से। इस दिन क्या हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय अंडा आयोग की, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय अंडा आयोग ना, अंतर्राष्ट्रीय अंडा आयोग का क्या हुआ था, स्थापना हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय अंडा आयोग का स्थापना हुआ था, ठीक है, ओके। और इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वीना, ऑस्ट्रेलिया में है। वीना एक्चुअली राजधानी है किसका, ऑस्ट्रिया का। वहाँ पे जैसे वीना आप लोग और पढ़ेंगे, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी IAEA ऐसे बोलते हैं, एनर्जी रिसर्च सेंटर, इसका भी हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया, वीना, ठीक। और किसका है, अंतर्राष्ट्रीय अंडा आयोग का। 1996 से मनाया जा रहा है अक्टूबर माह के दूसरे शुक्रवार को। याद कैसे रखना है, पीतर पाक वाला का अंतिम सीजन है, उसके जस्ट नवरात्रि चालू होने वाले, तो अंडा खा के जीना है, ठीक है, ओके। अब हमारा जो चालू आता है, इसके बाद आता है 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस। क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय महिला दिवस। एक मिनट,
ठीक है, चलिए अभी हम लोग जो चालू कर रहे हैं, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं कि हमारा जो अंडा दिवस था 1996 से मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय अंडा आयोग वियना ऑस्ट्रिया में। 15 अक्टूबर को हम लोग मना रहे हैं राष्ट्रीय महिला किसान दिवस। राष्ट्रीय महिला किसान दिवस कब मनाते हैं? 15 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय महिला किसान दिवस। ओके, अब उसके बाद आता है 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। विश्व खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस याद रखना है, ये क्या था? FAO बोलते हैं, जो 16 अक्टूबर 1900, ठीक है, 16 अक्टूबर 1900 दिवस, ठीक है, ठीक है, 16 अक्टूबर 1945 को क्यूबेक सिटी कनाडा पे, ठीक है, FAO की स्थापना हुई थी। ठीक है, क्यूबेक सिटी कनाडा पे ना, याद रखेंगे इसको। नेशनल फॉर्मल डे, ठीक है, इसको भी चेक कर लेते हैं। फॉर्मल डे ये हम लोग का है 12 अक्टूबर को। 23 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं, देखिए, ठीक है, इसमें जोड़ देते हैं। राष्ट्रीय महिला कृषक दिवस कब मनाते हैं? 15 अक्टूबर को। और 23 दिसंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय कृषक दिवस। 23 दिसंबर को, ठीक है, राष्ट्रीय कृषक दिवस। राष्ट्रीय कृषक दिवस कब मनाएंगे हम लोग? 23 दिसंबर को मनाएंगे। ठीक है, और 23 दिसंबर को, 12 अक्टूबर को, ठीक है, अलग अलग देश में अलग अलग मनाते हैं, तो इसको हम लोग उतना नहीं जाएंगे कि क्यों मनाया जाता है करके। ठीक है, ओके, तो ये याद रखेंगे कौन सा है? 23 दिसंबर। क्यों? क्योंकि 23 दिसंबर को हमारा चौधरी चरण सिंह का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इसी वजह से क्या मनाते हैं इसको? राष्ट्रीय कृषक दिवस मनाते हैं। ठीक, 16 अक्टूबर को बता दिया विश्व खाद्य दिवस मनाएंगे। 16 अक्टूबर 1945 को क्यूबेक सिटी है कनाडा, यहाँ पे हुआ था। ठीक है, क्यूबेक सिटी कनाडा में स्थापना हुआ था। हालांकि इसका हेडक्वार्टर बाद में हमने रोम इटली में बनाया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है बोलेगा तो आपका हेडक्वार्टर याद रखना है रोम इटली पे है। ठीक है, कितने देश है भाई? टोटल 191 देश है। ओके, वन स्थिति रिपोर्ट, ओके, विश्व खाद्य स्थिति रिपोर्ट हो गया। बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट क्या करते हैं? FAO के द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। 21 नवंबर में आते हैं विश्व मत्स्यिकी दिवस। 21 नवंबर को मनाते हैं वर्ल्ड फिशनरी डे। ठीक है, क्यों? क्योंकि 21 नवंबर 2015 को अंतर्राष्ट्रीय मछुआरे संगठन की पहली बैठक हुई थी। कहाँ पे? नई दिल्ली पे। तो अंतर्राष्ट्रीय मछुआरे संगठन की जब पहली बैठक हुई, इसी दिन डिसाइड किया गया कि वर्ल्ड क्या मनाएंगे हम लोग? फिशनरी डे मनाएंगे करके। ठीक है, अब आता है 26 नवंबर को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय दूध दिवस। इसी दिन संविधान दिवस भी मनाते हैं। क्यों मनाते हैं संविधान दिवस? क्योंकि 26 नवंबर, ठीक है, 1949 को भारतीय संविधान क्या हुआ था? तैयार हो चुका था। ठीक है, तो फाइनल डेट था, इस वजह से संविधान दिवस मनाते हैं, जिस दिन PSC का नोटिफिकेशन आता है हमारे देश में, हमारे राज्य में। राष्ट्रीय दूध दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं 26 नवंबर को? क्योंकि कल जो क्लास था उसमें बताया था कि श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन सर। और डॉक्टर वर्गीस कुरियन का क्या था इस दिन? जन्म दिवस था। ओके, तो इसी जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जन्म को याद करने के लिए हम इस दिन राष्ट्रीय दूध दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय दूध दिवस ना, देखो, विश्व दूध दिवस कब मनाएंगे? FAO के द्वारा 2001 से मनाया जा रहा है 1 जून को। तो 1 जून और 26 नवंबर को ऐसे याद कर लेंगे इसको। ठीक है, ओके। 3 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं कृषि शिक्षा दिवस। क्यों मनाते हैं कृषि शिक्षा दिवस? क्योंकि भारत के पहले कृषि मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में जाके राष्ट्रपति भी बने थे और ये हमेशा से एग्रीकल्चर बिहार से रहे हैं। ठीक है, तो पहले राष्ट्रपति हैं हमारे राष्ट्रीय आंदोलन नेशनल फ्रीडम फाइटर के बहुत बड़े लीडर रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्लस संविधान निर्मात्री सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष भी रहे हैं। तो ये सारा चीज़ें जो हैं, देखिए जो बता रहा हूँ आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, जैसे क्या बताया हूँ मैं, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष ना, स्थायी अध्यक्ष हो गया। ठीक है, पहले प्रेसिडेंट हैं, पहले प्रेसिडेंट तो सब जानते हैं। पहले कृषि मंत्री रहे अंतरिम सरकार के, कृषि मंत्री। ठीक है, मतलब जब संविधान बना था उस समय पहले क्या आया था? एक आया था आपका अंतरिम सरकार आया था, और अंतरिम सरकार के बाद जब कैबिनेट वाले लाया था, और बाद में क्या आएगा? पहली संविधान सभा आया।
पहली संविधान सभा, ठीक। तो अंतरिम सरकार और संविधान सभा ये दोनों में कृषि मंत्री रहे थे ये। 5 दिसंबर को कृषि विश्व मृदा दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड सॉइल डे, और 23 से 29 दिसंबर के दिन को हम जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान के सप्ताह मनाते हैं। देखो, जय किसान जय विज्ञान सप्ताह, इसका मतलब समझेंगे एक्चुअली कि ये जो टैग लाइन है इसमें 3 लोगों का जैसे भागीदारी है, हम पढ़ा रहे हैं। देखो, एक हुआ था जय जवान। जय जवान का मतलब क्या होता है, हमारे देश के जितने सारे सेना नायक हैं उनके लिए हमने कहा था। जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का मतलब हुआ है कि इसको हमारे जो सेकेंड प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है, जब भारत के जो सेकेंड प्रधानमंत्री रहे हैं, ओके, उनके द्वारा दिया गया था जय जवान और जय किसान, ठीक है, जय जवान जय किसान। उसके बाद जय जवान जय किसान जय विज्ञान भी आया था, जय विज्ञान अटल जी के द्वारा आया था जय विज्ञान। और उसके बाद आया था अभी जय अनुसंधान। जय अनुसंधान कौन लेके आया था, नरेंद्र मोदी जी लेके आए थे, ठीक है, जय अनुसंधान नरेंद्र मोदी जी लेके आए थे। ओके, ये हो गया चीज़ें। अब देखो इस हफ्ते में क्या होता है कि 23 से 29 दिसंबर के आसपास में जय किसान जय विज्ञान में अटल बिहारी वाजपेयी का भी जन्मदिन आता है। कब आता है, 25 दिसंबर को आता है। 25 दिसंबर को क्या मनाते हैं, सुशासन दिवस मनाते हैं। छत्तीसगढ़ में क्या मनाते हैं, सुशासन दिवस, ठीक है, सुशासन दिवस मनाया जाता है। और ठीक है, और श्री चौधरी चरण सिंह का 23 दिसंबर को मनाते हैं। इसकी वजह से इसको राष्ट्रीय किसान दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। तो इन दोनों की जन्म इसी महीने में आते हैं, इस वजह से सीधा सप्ताह मना देते हैं। जब लंबा चलता है कोई चीज़ें तो हम उसे सप्ताह भी मना देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा कंप्लीट होता है। एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए, 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस यूरोपीय कृषि संगठन के द्वारा 1971 में मनाया गया। 2 अप्रैल के अंतिम शनिवार विश्व पशु चिकित्सा दिवस। 29 अप्रैल विश्व पशु समुदाय के द्वारा मनाया गया। जून में मनाते हैं दूध दिवस वर्ल्ड, जो FAO के द्वारा मनाया गया। 10 जुलाई को मत्स्य पालक दिवस मनाया गया, पशुपालन के डेयरी मंत्रालय की मत्स्य विभाग द्वारा, जिसमें खासतौर पे अली कुन्ही और चौधरी जी के स्मृति में 10 जुलाई 1957 से चालू हुआ है। उसके बाद ICAR की स्थापना हुआ 16 जुलाई 1929 को, ठीक है, रॉयल कमीशन की सिफारिश पे। सबसे बड़ा एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। उसके बाद 2 सितंबर को नारियल दिवस मनाएंगे, क्योंकि ICC मतलब इंटरनेशनल कोकोनट कम्युनिटी की स्थापना हुई थी। अक्टूबर माह के दूसरे शुक्रवार को विश्व अंडा दिवस मनाते हैं। 96 से अंतर्राष्ट्रीय अंडा आयोग वीना में इसकी स्थापना हुई थी। 15 अक्टूबर को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, महिला किसान दिवस, ठीक है। और 23 दिसंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय कृषक दिवस, ये याद रखेंगे, ठीक है। 16 अक्टूबर को FAO की स्थापना हुई है, जो 16 अक्टूबर 1945 को हुआ था। क्यूबिक सिटी कनाडा पे, रोम इसके हेडक्वार्टर है। 191 देश है, ठीक है। वन स्थिति रिपोर्ट, विश्व खाद्य स्थिति रिपोर्ट निकालता है। 21 नवंबर उनको मनाते हैं विश्व मत्स्यिकी दिवस, 21 नवंबर 2015 से, जिस दिन मछुआरे संगठन की बैठक हुई थी दिल्ली पे, ठीक है। 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के दिन मनाते हैं राष्ट्रीय दूध दिवस, क्योंकि इस दिन डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जन्म हुआ था। 3 दिसंबर को मनाते हैं कृषि शिक्षा दिवस, क्योंकि इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म हुआ था। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, और 23 से 29 दिसंबर को जय किसान जय विज्ञान सप्ताह मनाते हैं, क्योंकि इस दिन 2 बड़े प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और श्री चौधरी चरण सिंह, ठीक है, ये भी श्री है, श्री हम लोग हमेशा लगाएंगे, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है, ये है। तो ये सब बड़े बड़े प्रधानमंत्री रहे, राष्ट्रपति रहे, इनकी स्मृति में मनाया जाता है ज़्यादातर चीज़ें। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और श्री चौधरी चरण सिंह जी की जन्म। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ था 25 दिसंबर, जिस दिन छत्तीसगढ़ सरकार सुशासन दिवस मनाता है। और श्री चौधरी चरण सिंह के दिवस को 23 दिसंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय किसान आयोग, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा जो वीडियो है बहुत अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ओके। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसमें, ओके। थैंक यू। अभी हमारा जो सीरीज़ है, खासतौर पे हमने इसे पहले एग्रीकल्चर सीरीज़ के लास्ट पैटर्न को पढ़ा था, और उसमें देखे थे कि इंपॉर्टेंट डेज को देखे थे। इसी में कुछ मिसलेनियस छूटा हुआ है, उसी को हम कंप्लीट करते हैं। देखिए, एक टॉपिक हमें पढ़ना है, पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि के क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी थी, इसको देखना पड़ेगा। दूसरा, सिंचाई परियोजना की बात करें, और सिंचाई परियोजना में इसका वर्गीकरण कैसे करते हैं, ठीक है। और एक देखेंगे एग्रीकल्चर सब्सिडी क्या होता है। एग्रीकल्चर सब्सिडी क्या होता है, ये 3 टाइप के जो सब्सिडी होते हैं उसको हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। एकदम अंतिम छोर है,
हम बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन और ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बाकी बच्चों से आप आगे बढ़ सको। ठीक है, जितना भी क्लास कर लीजिए, ये इतना सारा चीज़ें डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता इस टॉपिक से, लेकिन हम पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी तैयारी कर रहे हैं आप अच्छे से करिए, क्योंकि एग्रीकल्चर सब टॉपिक में इंपॉर्टेंट है सारे एग्जाम पे। पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर बात करें तो पहले पंचवर्षीय योजना पे मैं आपको बता दूं, जिनको कुछ नहीं पता है, कि इनका मैं एक क्लास लेके आऊँगा, कल या परसों आ जाएगा। ठीक है, बस इसको दिमाग बस में रखना है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना और 8वीं पंचवर्षीय योजना में एग्रीकल्चर का जो रेट था वो था, टोटल क्या हुआ था कि 12 नंबर का पंचवर्षीय योजना बना हुआ है। कितना? 12 पंचवर्षीय योजना था, 12 गुणित 5 होता था, 60 साल का टोटल क्या है हमारा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट देखने को मिलता है। ये कौन जारी करता था? तो योजना आयोग जारी करता था। ठीक है, योजना आयोग, और एनडीसी की सिफारिश लिया करता था। ये सारा चीज़ें मैं आपको बताऊंगा पूरा क्लास में। ठीक है, एक सेपरेट वीडियो लाया जाएगा आपका और उसमें देखेंगे कि पंचवर्षीय योजना में क्या क्या हुआ, क्योंकि भारतीय इकोनॉमिकल को विकास को पढ़ने के लिए पंचवर्षीय योजना को जानना बहुत जरूरी है और ये हमारे सिलेबस का भी हिस्सा है। उद्योगों का विकास हो गया, एग्रीकल्चर का विकास हो गया, ठीक है, पंचवर्षीय योजना हो गई, ये सारा चीज़ें कहीं ना कहीं आपके आर्थिक नियोजन के टॉपिक में है। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर की बात करें तो सबसे निचली जो हालत खराब हुई थी 0.73, ये वो था तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर की बात करूं तो देखिए मैं कुछ को बना देता हूं। सबसे पहले 1952 से लेके 62 तक के, दूसरा 1962 से लेके 64 तक के, तीसरा 52 से लेके क्या हो जाएगा 57 हो जाएगा, 57 से लेके 62 हो जाएगा और 62 से लेके ये हो जाएगा 65 तक के। पाकिस्तान युद्ध के कारण क्या हुआ, इसमें डेवलप हो गया, क्राइसिस हो गया, इसका कारण भी हम लोग पढ़ेंगे। तो 1952 से लेके 65 तक के क्या हुआ, 1962 में क्या हुआ, भारत पे चाइना का आक्रमण हुआ, चीन ने आक्रमण कर दिया और 1965 में पाकिस्तान का युद्ध हो गया। तो ये दो कारण था, प्लस 1965 में क्या पड़ा था, अकाल पड़ गया था। तो ये 2-3 कारण ऐसा था कि हमारी जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट था वो रुक गया था। अब जब रुकेगा तो एग्रीकल्चर ओरिएंटेड हमारा इकोनॉमी चलता है भारत में, तो इस वजह से कृषि का विकास दर कम हो गया था। मात्र कितना है 0.73%। ठीक है, अब आता है सबसे ऊंची दर कहां पर रहा, तो 4.72% रहा है। यह है 8वीं पंचवर्षीय योजना में, 8वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, देखिए तो ये पूरा बनाएंगे, अभी फिलहाल तो अभी इतना ही याद करिए क्योंकि इसको पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा और डबल हो जाएगा, ओवरलैप होगा, तो उससे हम बचने की कोशिश करेंगे। तीसरे और 8वीं पंचवर्षीय योजना बस आपको याद रखना है। सिंचाई परियोजना की बात करें, ठीक है, ये पूरा बताया जाएगा ना कि आपको एग्रीकल्चर कितना इंपॉर्टेंट हमारे योजना आयोग के द्वारा या नीति आयोग में क्या क्या चीज़ें, पूरा वीडियो लाया जाएगा। अभी हम देखते हैं सिंचाई परियोजना की बात करें, जैसे कि हमने बताया था कि कृषकों के जमीनों के आधार पर हम उसको क्या करते हैं, भागों में बांटते हैं, वैसे ही हम सिंचाई परियोजना को भी अलग अलग भागों में बांटते हैं। ठीक है, एक होता है छोटी परियोजना, ठीक है, एक होता है मध्यम स्तरीय, छोटी स्तर हो जाएगा, ये स्तर होगा छोटे स्तर, एक हो जाएगा मध्यम स्तर, एक हो जाएगा वृहद स्तर। ठीक है, वृहद स्तर। छोटी स्तर की बात करें तो 2000 हेक्टेयर, कितना 2000 हेक्टेयर तक के अगर कोई एरिया, देखो 1 हेक्टेयर जो होता है लगभग 2.5 एकड़ के आसपास होता है, अगर एकड़ में जानते होंगे तो। ठीक है, 1 हेक्टेयर कितना होता है, लगभग 2.5 एकड़ के आसपास होता है। तो अगर हम लोग बात करें टोटल मिला के तो छोटी स्तर पे 2000 हेक्टेयर तक की सिंचाई कर पा रहा है, 2000 हेक्टेयर तक के क्या कर पा रहा है, सिंचाई कर पा रहा है। 2000 हेक्टेयर तक के अगर सिंचाई कर पा रहा है वो एरिया पे, तो उस परियोजना को कोई भी, जैसे कि हम लोग छोटा नहर बात करते हैं, जैसे कि कोई भी छोटा ले लेते हैं, जैसे कि सूतिया पाट ले लेते हैं। ठीक है, इसने कितना भी किया होगा 2000 से कम ही किया है, तो इस परियोजना को हम क्या बोलेंगे, छोटे स्तर की परियोजना बोलेंगे। ठीक है, सूक्ष्म परियोजना बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सूक्ष्म मध्यम वृहद, ऐसा होता है सूक्ष्म मध्यम किसको बोलेंगे, जो 2000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर तक के, 10,000 हेक्टेयर, ठीक है, 10,000 हेक्टेयर तक के अगर उसको कवर करता है, उस एरिया को इरिगेशन करता है, इरिगेट करता है, ठीक है, सिंचाई करता है, तब उसे बोलेंगे मध्यम स्तर की सिंचाई परियोजना कहेंगे, मध्यम स्तर की सिंचाई परियोजना। और एक होता है वृहद स्तर की सिंचाई परियोजना, जैसे कि 10,000 से अधिक आ जाता है, 10,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचाई करता है, तब उसे हम क्या बोलते हैं, वृहद स्तर की बोलते हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ में टोटल 8 परियोजना है इसके अंतर्गत, इसमें से 2-3 को बता सकते हैं। एक है महानदी, जो रविशंकर जलाशय बोलते हैं, दूसरा हमारा कौन सा है, हसदेव बांगो हो गया, ठीक है, अरपा हो गया, मनियारी हो गए, सब क्या है, वृहद परियोजना है जो 10,000 से अधिक है। जैसे कि महानदी की बात करें 278 है, ठीक है, हसदेव की बात करेंगे तो 4,20,000 हैं। तो ये सब क्या है, 10,000 हेक्टेयर से अधिक है। तो ये आई थिंक याद हो गया होगा आपको, छोटी मध्यम वृहद, सूक्ष्म मध्यम वृहद, 2002 से 10,000, 10,000 से अधिक, ऐसे करके याद रखेंगे। अब आते हैं एग्रीकल्चर सब्सिडी पे आते हैं। ठीक है, देखिए दोनों पढ़ लिए। तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था, हमारा सबसे कम विकास दर हुआ था एग्रीकल्चर का,
और 8वीं पंचवर्षीय योजना में 4.72 के साथ सबसे हाईएस्ट पीक में था। ठीक है, ये 2 पंचवर्षीय योजना हुआ। सिंचाई में देखेंगे छोटी स्तर में 2000 हेक्टेयर हो जाएगा, मध्यम स्तर में 2000 से 10,000 हेक्टेयर हो जाएगा और वृहद स्तर में आपका हो जाएगा 10,000 से अधिक तक के। ठीक है, ओके। अब हम पढ़ते हैं एग्रीकल्चर सब्सिडी को देखने की कोशिश करते हैं। एग्रीकल्चर सब्सिडी क्या होता है आपको समझने की कोशिश करना है। क्या होता है, देखिए सरकार जो होती है, जैसे कि भारत एक क्या है, विकासशील देश है। विकासशील देशों में दिक्कतें क्या होती हैं कि लोगों के पास पैसा उतना नहीं रहता है। हमारे यहाँ क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, तो कृषि क्या है, थोड़ा सा पिछड़ापन है। ओके, तो कृषि पिछड़ापन है तो क्या करती है सरकार, एक कल्याणकारी दृष्टिकोण से लोगों को क्या करता है, थोड़ा थोड़ा छूट देता है या पैसे देता है या कोशिश करता है कि उनके पास पैसा बचे, ताकि वो एग्रीकल्चर करने के लिए या खेती किसानी करने के लिए मोटिवेट हो। क्योंकि भारत में क्या अभी भी 49% जनसंख्या कृषि पे रिलेटेड है, कृषि पे डिपेंडेंट है। तो क्या करते हैं, बीच बीच में क्या करते हैं, छूट देते रहते हैं। अब बात समझते हैं थोड़ा सा, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है समझने के लिए, क्योंकि ये IR का पार्ट है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप को। ठीक है, क्योंकि अभी जो वॉर ट्रेड चल रहा है ये सब इसी का पार्ट है। अब क्या होता है कि एक बड़ा संस्था है हमारे, जो हर देशों के व्यापार को क्या करता है, नियंत्रित करता है। उसका नाम क्या है, WTO। WTO का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, विश्व व्यापार संघ, विश्व व्यापार संघ, विश्व व्यापार संघ। ठीक है, ये क्या करता है भाई, तो ये क्या करता है कि ये सारे देशों पे निगरानी करता है कि यार इस रेट में, जैसे कि हमारे यहाँ ट्रैक्टर अभी कितना मिल रहा है, सपोज दैट 10 लाख तक मिल रहा है, तो अमेरिका में ये ट्रैक्टर 20 लाख में ना मिल जाए। क्यों, क्योंकि वहाँ के किसानों को बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। या अमेरिका में कोई सामान इतना में मिल रहा है, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सस्ता में ना मिल जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ के बेचने वालों को क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो इस प्रकार से व्यापार संतुलन को बनाने की कोशिश की जाती है। साथ ही साथ क्या होता है, इसमें कंपटीशन होता है, तो प्रतिस्पर्धा भी खत्म नहीं होना चाहिए। एक देश में जब बिक रहा है तो दूसरे देश में भी उतना ही लगभग बिक जाए, क्योंकि क्या होगा, इससे दिक्कतें होता है। जैसे बात करते हैं चाइना की, बात करते हैं, चाइना के हर सामान क्या होता है, सस्ता होता है। क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्तर पर बना देते हैं। और हमारे देश में क्या बनाते हैं, छोटे छोटे बनाते हैं। एक तो ओरिजिनल बनाने के चक्कर में महंगा हो जाता है। तो हमारे देश के जैसे सैमसंग हो गया, कोई भी प्रोडक्ट ले लो, वो थोड़ा महंगा मिलता है, क्वालिटी भी उतना अच्छा नहीं रहता। लेकिन वही MI सीरीज का हो गया, बहुत अच्छे सीरीज आ रहा है उसमें। अब वो सब क्या पड़ता है, अच्छी क्वालिटी के साथ सस्ता पड़ता है फोन। क्यों पड़ता है, क्योंकि वो लोग बल्क में बनाते हैं। तो भारत सरकार क्या करता है कि इसके कंपटीशन को कंट्रोल करने के लिए वहां पे एक तो लगाते हैं, आयात शुल्क लगाते हैं। ठीक है, आयात शुल्क, उसके साथ क्या लगाते हैं, एक उसके साथ साथ क्या लगाएंगे, एडिशनल और एक्स्ट्रा शुल्क लगाते हैं। एडिशनल कस्टम ड्यूटी बोलते हैं, कस्टम ड्यूटी लगाएंगे ही, एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगाते हैं। और ज़्यादा हो जाएगा तो स्पेशल एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगा देता है, ताकि क्या हो सके कि भारतीय मार्केट में वो सामान बराबर बिक सके। सेम यही काम कौन करता है, WTO करता है। ठीक है, WTO क्या करता है, जैसे कि हम एक बात करते हैं, कोई भी एग्जांपल, जैसे कि एक हो जाएगा हमारा MSP की बात करते हैं। ठीक है, अब MSP की बात करते हैं तो जैसे कि सपोज दैट अभी गेहूं का रेट क्या चल रहा है, देखो गेहूं का रेट अभी चल रहा है 2100 रुपये चल रहे हैं। ठीक है, अगर ये मार्केट में पहले से डाउन चल रहा होगा, 1600 चल रहा होगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, पूरे देश में कितना चल रहा होगा, 1600 रुपये क्विंटल चल रहा होगा। भारत क्या किया कि किसानों के हित कर के लिए उसमें MSP देना चालू कर दिया कि 2100 से कम में तो खरीदेंगे नहीं, ऐसे करके। इससे फायदा किसको होगा, किसानों को होगा, क्योंकि उसको 2100 तो मिलेगा कम से कम, क्योंकि उसकी लागत ज़्यादा होता है इस हिसाब से। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो जाएगा, भारत सरकार अब इस गेहूँ को क्या बेचेगा, इसको बोलेगा कि मैं तो 2200 में बेचूंगा। और मान के चलो कि भारत बस गेहूँ बेच रहा है, तो फिर कैसा हो जाएगा, मार्केट में इसका डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और ये गेहूं 2500-3000 चले जाएगा। और अफ्रीका देश जहां पे बहुत भूखमरी है, वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे गेहूं ले ही नहीं पाएंगे। यहीं पे काम करता है कौन, WTO। और क्या करता है, धीरे धीरे भारत को समझाता है, नहीं, तुम MSP डिसाइड इस प्रोडक्ट में मत करो। ठीक है, जितना मार्केट रेट है उतना ही किसान बेचेंगे उसमें और कस्टमर उसको खरीदेगा, ताकि दूसरे देशों में भी ये प्रोडक्ट क्या हो सके, उतना ही रेट में मिल सके। ठीक है, तो इस प्रकार क्या करता है जो WTO होता है, ये क्या करता है, सकल सहायता व्यवस्था। ठीक है, सकल सहायता व्यवस्था के माध्यम से सभी लोगों की सहायता करने की कोशिश की थी। ठीक है, तो WTO क्या करता है, जैसे कि एग्रीकल्चर सब्सिडी हो गया, MSP हो गया, इस पे कंट्रोल करने की कोशिश करता है कि इस प्रोडक्ट में MSP ना निकाला जाए, या फिर MSP इसका इतना मत बढ़ा दे जाए, ऐसे करके। दूसरा, आगत छूटे। कई बार क्या हो जाएगा कि भारत सरकार क्या करता है कि बहुत सारा छूट दे देता है हमारे देश में। जैसे कि हम बात करते हैं उर्वरक का सब्सिडी मिलता है भारत में। ठीक है, उर्वरक में फर्टिलाइजर सब्सिडी मिलता है। जैसे हम एक बात करते हैं, DAP का एक बोरी जो है अभी आपको मिलेगा लगभग 2000 के आसपास मिलेगा। ठीक है, जबकि इनका इंटरनेशनल प्राइस है सपोज दैट 2500 के आसपास है, बीच में 2800 कर दिए थे हालांकि,
सब्सिडी नहीं देंगे करके, लेकिन देना पड़ा सरकार को। अब 2800 इंटरनेशनल मार्केट है इसका, भारत सरकार कितना दे रहा है किसानों को, 2000 में दे रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि बहुत ज्यादा खपत भारत में हो सकता है, तो दूसरे देश में नहीं मिलेगा, सस्ता के चक्कर में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। अफ्रीका में वो डीएपी खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे देश के किसान पूरा डीएपी खत्म कर सकते हैं जितना देश में बनता है, जैसे कि रूस यूक्रेन में सब में डीएपी बहुत ज्यादा बनता है, ठीक है। तो वहां पे क्या करता है भारत सरकार को कोशिश करता है कि तुम ज्यादा इसमें क्या करो, सब्सिडी मत दो, ठीक है। तो ऋण हो गया, कोई ऋण में सब्सिडी दे रहा है तो इससे ब्याज सस्ता हो जाता है, ज्यादा पैसा मोनेटाइजेशन होता है, मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। उर्वरक में हो गया, सिंचाई के जो बिजली विभाग है उसमें ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो पेयजल व्यवस्था जैसे संकट आ जाएगा या बिजली की वजह से कहीं कहीं संकट आ जाता है, तो ये सब में क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है, कंट्रोल करके रखता है। कृषिगत मूल्य क्या हो जाता है, घट जाता है। अगर ये सारा सब्सिडी मिलता है तो कृषिगत मूल्य क्या हो जाता है, घट जाता है। और जब कृषिगत मूल्य घट जाता है तो क्या होता है, इससे दिक्कतें आ जाता है इंटरनेशनल मार्केट पे। दूसरा, विश्व व्यापार में क्या होती है, विसंगति पैदा होती है। एक जगह सपोज दैट 500 का सामान मिल रहा है और एक जगह वही 2 रुपए मिल रहा है, तो कितना विसंगति है देखिए। यही व्यापार संतुलन का काम WTO का करना है, ठीक है। तो क्या करता है वो 3 ऐसे सब्सिडी बॉक्स खोल के रखता है, 3 प्लेट अलग खोल के रखता है कि कुछ कुछ स्तर पे मैं आपको छूट दूंगा, उसमें आप सब्सिडी दे सकते हो, और बाकी सारे में आप सब्सिडी नहीं दे सकते। इसी 3 बॉक्स को बोलते हैं ग्रीन बॉक्स, अंबर बॉक्स और ब्लू बॉक्स सब्सिडी। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी क्या होता है, ग्रीन मतलब होता है हरा हरा, ठीक है। ऐसे बहुत ज्यादा दुनिया में आवश्यक चीजें हैं जिसमें सब्सिडी देना जरूरी है, भारत का सब देश को जरूरी। अब जैसे कि हम बात करते हैं कोविड वैक्सीन आया, ठीक है, कोविड का वैक्सीन आया, अब बताइए वहीं पे अगर रेट डाल देता कि 8 कोविड वैक्सीन 20,000 के आसपास मिलेगा या 1 लाख के आसपास मिलेगा, तो जो मिडिल क्लास फैमिली है, हायर क्लास फैमिली, कैसे भी करके 1 लाख रुपया अरेंज कर लेगा। लेकिन जिनके पास रहने खाने के पैसे नहीं होते हैं वो कैसे इसको अरेंज कर पाएगा 1 लाख को। तो वहां पे क्या करता है वो कि वहां पे क्या करेगा, भारत सरकार सब्सिडी दिया। हमारे यहाँ तो वैक्सीन पूरा फ्री मिला था गवर्नमेंट का, ठीक है, कुछ देशों में और भी मिला था, कुछ देश में कम रेट में मिला था। अब वहां पे वैक्सीन सब्सिडी चालू हुआ, तो वैक्सीन सब्सिडी जब चालू हुआ तब क्या करता है वहां पे WTO फिर देखता है फिर गड़बड़ हो रहा है करके, लेकिन बोलता है ठीक है इसको हम माफ करेंगे। माफ करेंगे मतलब ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में डाल देते हैं उस प्रोडक्ट को, ठीक है, कि हाँ इसमें हम कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, आप फ्री में सब्सिडी दीजिए। तो छूट में कोई प्रतिबंध नहीं लगाता, याद रखेंगे। छूट में जैसे कोई देश छूट दे रहा है तो उसमें क्या करेंगे, कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा, कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा। ओके, जैसे कौन कौन से कार्यक्रम है, पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम हो गया। पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम जैसे कि अभी क्या हो रहा है हमारे देश में, इलेक्ट्रॉनिक वाहन पे छूट दी जा रही, सब्सिडी दी जा रही, 30% 40% सब्सिडी मिल रही है, ठीक है। अब फ्रांस से बन के आता है इलेक्ट्रॉनिक वाहन, वहां पे महंगा बिकता है, भारत सरकार सस्ता में बेच देता है, सारे सारे वाहन यहीं पे आ जाएंगे। फिर भी से WTO यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा क्योंकि पर्यावरण से संबंधित मामला है, ठीक है। दूसरा कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला मामला हो गया, ठीक है, उसमें स्कॉलरशिप दे रहे हैं या फिर कुछ सस्ता कर दे रहा है, वो चीजें हो गया। कृषि पुनर्संरचना, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड हो गया, ठीक है, जैसे वाहन हो गया, कृषि के उपकरण हो गया, ये सब में सब्सिडी मिलता है जो, ओके। खाद्य सुरक्षा के लिए भंडारण व्यवस्था का हो गया, जैसे कि हम लोग आजकल जो बनाते हैं, क्या बनाते हैं उसको, क्या बनाते हैं, कूलिंग टावर बनाते हैं, और कुछ कुछ हम लोग बोलते हैं ना AC टाइप का जो बनाते हैं, जिससे हम अनाज को क्या करते हैं एक बफर स्टॉक में रख सके, ठीक है। कीट व रोग नियंत्रण की कोई दवाई हो गया, कोई कार्यक्रम हो गया, उस पर आप क्या कर सकते हो, आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते, इसने पहले से ये क्लियर किया हुआ है। दूसरा जो बॉक्स है उसको बोलते हैं अंबर बॉक्स सब्सिडी। अंबर बॉक्स सब्सिडी क्या होता है बता रहा हूं, इसी का छोड़ के बाकी सारा प्रोडक्ट को अंबर बॉक्स सब्सिडी में कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि MSP हो गया, ठीक है, बिजली हो गया, उर्वरक हो गया, सिंचाई हो गया, तो इसमें क्या करता है सरकार, WTO क्या करता है, जब सरकार इसमें सब्सिडी देना चालू करता है, जैसे MSP पे मिलता है बहुत ज्यादा सब्सिडी हमारे देश में 24 फसलों पे निकलता है, ठीक है। अब कई लोग ये बोल रहे हैं कि अभी जैसे नरेंद्र मोदी जी ने अभी जो कानून लाया वो MSP को खत्म करने के लिए लाया है, क्यों, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के द्वारा उसको प्रेशराइज किया जा रहा है, IMF के द्वारा उसको प्रेशराइज किया जा रहा है ऋण पे सब्सिडी मत दो करके, बट बात ऐसा नहीं है, ठीक है, उसके क्लॉज वाइज दिक्कतें हैं, ओके। तो ये ब्लेम तो कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक सच्चाई है कि WTO हमेशा हर देशों को, एक देश को नहीं सारे देश को क्या बोल रहा है कि तुम ज्यादा सब्सिडी मत दो, बिजली पे सब्सिडी मत दो, उर्वरक में सब्सिडी मत दो, जितना है उतना में ही खरीदने दो, ऐसा करके बोल रहे हैं, ठीक है। तो प्रेशर तो रहता है लेकिन सरकार को देना पड़ता है। तो ये जो ब्लॉक बॉक्स है इसी में क्या आता है, इन जो प्रोडक्ट ऊपर वाले उनके छोड़ के बाकी इसमें आता है। इसमें भी सरकार क्या करता है, थोड़ा बहुत जो WTO है वो सरकारों के प्रति छूट रवैया अपनाता है, जैसे विकसित देश पे 5% तक छूट दे सकते हैं अगर अंबर बॉक्स सब्सिडी है तो, और विकासशील देश है तो 10% छूट दे सकते हैं उसमें, ठीक है, 10% तक छूट है, प्रतिबंध से छूट है, ओके। तो जैसे कि अब क्या होगा, कई देश मानते नहीं, एकदम अड़ियल हो जाते हैं, ठीक है, हम नहीं सुनेंगे वर्ल्ड बैंक का, तो क्या कर देता है उस पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रतिबंध लगा देते, जाओ तुम मरो। अब वो क्या हो जाएगा, क्लोज इकोनॉमी हो जाएगा, कोई देश खरीदेगा नहीं उसका सामान को,
तो क्या होगा, पूरा मंदी आ जाएगा उस देश में, और तुम दूसरे देश से कुछ सामान को मंगा नहीं सकते, तो हमारे देश में, अपने देश में क्या हो जाएगा, महंगाई आ जाएगा। अब महंगाई मंदी जब एक साथ चलेगा तो वो देश खत्म ही हो जाएगा। इसी वजह से जैसे ईरान पे कुछ कुछ देशों में ऐसे लग जाता है, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया में खासतौर पे, तो ये होता है हमारा अंबर बॉक्स सब्सिडी। ठीक, अब एक सब्सिडी और होता है ब्लू बॉक्स सब्सिडी होता है। ब्लू बॉक्स सब्सिडी अंबर बॉक्स सब्सिडी का ही एक रूप है, जिसमें क्या करते हैं, शर्त लगाया जाता है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होगा कि इससे ज़्यादा आप व्यापार करोगे तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगा, इतना मात्रा में होगा, इस क्वालिटी का होगा, इस क्वालिटी में नहीं होगा, इस प्रोडक्ट में होगा, इसी के रिलेटेड इस प्रोडक्ट में होगा, तो शर्तों के साथ सब्सिडी देंगे तो उसे हम बोलते हैं ब्लू बॉक्स सब्सिडी। ठीक है, प्रत्यक्ष भुगतान न करके कोई कार्यक्रम के माध्यम से आप छूट दे रहे हो, तब उसे हम बोलेंगे कि हाँ ये सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम के लिए जरूरी है, डायरेक्ट पैसा ना देना है। ठीक है, तो ये सब के सब क्या करना, मतलब डायरेक्ट रूप से आपको सब्सिडी ना देके इनडायरेक्ट रूप से दे तो मान जाएंगे इसमें। ठीक है, तो ये चीजें हमने सीखा, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, अंबर बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी। रिवाइज करते हैं, कृषि सब्सिडी, WTO सकल सहायता व्यवस्था, WTO एग्रीकल्चर सब्सिडी MSP पे जैसे कि छूट देने के लिए प्रतिबंध लगाता है, या तो आगत छूटे हो गए जैसे लाइक ऋण, उर्वरक, सिंचाई, बिजली। ठीक, इससे क्या होता है, कृषिगत मूल्य घटता है, जिससे वैश्विक व्यापार में विसंगति पैदा होता है। 3 टाइप के सब्सिडी, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी जिसमें छूट में कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा, कंटिन्यू रहेगा, उसमें कोई रोक नहीं रहेगा, पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम, शोध अनुसंधान, कृषि पुनर्संरचना, खाद्य सुरक्षा के भंडारण व्यवस्था, कीट रोग नियंत्रण। और अंबर बॉक्स सब्सिडी में MSP, बिजली, उर्वरक, सिंचाई, विकसित देशों पे 5% और विकासशील देशों पे 10% की छूट। ठीक है, ब्लू बॉक्स सब्सिडी शर्तों के साथ अंबर बॉक्स सब्सिडी लगेगा, प्रत्यक्ष भुगतान न करके कार्यक्रम के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा अभी का सेशन खत्म होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू। ये हमारा जो पहला वाला जो पार्ट था दिवस वाला, उसके साथ इनबिल्ड होके आएगा। ठीक है, दोनों एक ही पार्ट में रहेगा, आप पृथक से इसको सेपरेट से इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को प्रमोट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम और ज़्यादा मोटिवेट हो सके ऐसे वीडियोज़ बनाने के लिए। ओके, थैंक यू।